हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स का। आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे प्लानिंग पीरियड में और आज तक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, वो हम लोग समझेंगे। उसके पॉजिटिव इफेक्ट समझेंगे और नेगेटिव इफेक्ट्स भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टॉपिक होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लानिंग पीरियड में और उसके बाद भी, जैसे प्लानिंग पीरियड को हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान जो पहले बनते थे, आज की डेट में उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। तो अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस आंसर में हम लोग समझेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स। जिसकी कल एग्जाम है, ये आंसर एग्जाम में आता ही हमेशा या तो पॉजिटिव वे में या तो नेगेटिव वे में। अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा पहले पॉजिटिव फीचर्स और बाद में आपको नेगेटिव फीचर्स दिखेंगे। तो दोनों में से एक एग्जाम में आने वाला ही है, तो ध्यान से समझेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव फीचर्स या पॉजिटिव फीचर्स समझ रहे हम लोग किसके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, दैट इज 1947, दैट इज 1950 से हमारी स्टार्ट। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन प्लानिंग पीरियड हमारा 1950 से स्टार्ट हुआ था। तब से लेके आज तक, अभी प्लानिंग पीरियड को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, लेकिन फिर भी अभी तक का हम लोग सब कुछ कंसेप्ट समझेंगे 2015 तक का। तो चलिए देखते हैं पहले पॉजिटिव फीचर की। पहला इंप्रेसिव ग्रोथ रेट। देखिए ऐसा है कि जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद हमने ना बहुत ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। खासकर 1991 में पब्लिक सेक्टर ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया था, किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि 1991 की पॉलिसी रिफॉर्म्स, दैट इज जो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे जब वो फिनेंस मिनिस्टर थे, तब लेके आए थे। ऑफकोर्स तब प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, तब उनके प्राइम मिनिस्टर के अंदर फिनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने बोला था कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता था, पब्लिक सेक्टर। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो तभी भी हो रहा था, भले ही पब्लिक सेक्टर कर रहा था लेकिन हो रहा था। तो वही बताया हुआ है कि 1951 से लेकर 1951 से 2015 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ रेट था 6 to 7%, 6 से 7% पर एनम से इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था। वहीं एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था 3 to 4% ओवरऑल, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता 4 to 5%। तो यही बताया गया है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो हो रहा था during the period from the date of independence, that is from 1947 से, लेकिन भले प्लानिंग पीरियड 1951 से शुरू हुआ होता, टिल 1991 तक पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद तो प्राइवेट सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर हमने देश को ग्रो करना है तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और प्रोडक्टिविटी भी जनरेट करता है पूरे देश में, और जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी बहुत करता है। दूसरा, प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट। हमको पता है हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी थे पहले, कि 1947 में हम लोगों ने जब इंडिपेंडेंस मिला था तो हम लोगों ने पहले रशियन इकोनॉमी को फॉलो किया था। हम लोग रशिया इकोनॉमी को फॉलो करते थे, उसी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते थे। पहले हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो हम लोग उनको फॉलो करते थे। उनके फॉलो करने के हिसाब से हम लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। तो इसलिए ही इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की कि हाँ भाई हम लोग कैसे अपने देश में इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि अब जितनी डेवलपमेंट हो रही है उतनी उस टाइम पे भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि उसी समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इनिशियल फेज में कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा वाला कंसेप्ट चलता था, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और इसमें हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत हेल्पफुल रही। तो हर एक स्टेट का इंपॉर्टेंस था, लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब है पूरी कंट्री की बात करें, हमारी पॉलिसी की बात करें, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था। तीसरा आप देखेंगे तो आपको दिखेगा फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था। पब्लिक सेक्टर क्यों ग्रो हुआ था, मैंने अभी आपको रीज़न बताया कि 1991 से पहले तो हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सब कुछ पूरा का पूरा दारोमदार या पूरा का पूरा डिपेंडेंस जो था वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही था। तो जब प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं तो एक ही सेक्टर तो था, पब्लिक सेक्टर, वही ग्रो होने वाला है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि 1991 तक हमको एहसास हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो पब्लिक सेक्टर भी आलसी हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इनफ नहीं है इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी था। तो उससे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही थे, इसलिए वही ग्रो होते थे, इसलिए बोला फिनोमिनल ग्रोथ रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। लेकिन आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी पॉजिटिव फीचर्स लिख रहे हैं इसलिए हम लोग अच्छा लिख रहे हैं।
लेकिन नेगेटिव लिखेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे कि जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, अभी आंसर के हिसाब से समझ रहे हैं, कल एग्जाम में आपको क्या लिखना है ताकि जो चेकर है उसकी मेंटालिटी से आप कैसे खेल सकते हो। तो अभी हम लोग अच्छा लिख रहे हैं, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ अंदर से कैसे लिखना है, क्योंकि 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर के पास पावर्स ही नहीं थी, तो ग्रो क्या होगा, पब्लिक सेक्टर, इतना ईजी है। चौथा, वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब होता क्या था कि इनिशियल ईयर्स में, जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिली, इनिशियल ईयर्स में हम लोग बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज में काम करते थे। बहुत टी इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री की, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इंडस्ट्री में हम लोग काम करते नहीं थे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था इतना टैलेंट हमारे पास भी है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिली, हम लोग क्या करने लगे, हम लोग खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप करने लगे, हम लोग ज़्यादा वर्सेटाइल हो गए, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज चालू करने लगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत फास्ट हो गया। और एक ही एरिया में नहीं, अलग अलग चीज़ों में, जैसे जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई, कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई, शुगर इंडस्ट्री डेवलप हुई, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज वेराइटीज़ में डेवलप हुई। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, ये सारी डेवलप हुई। तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ तो रहा था, लेकिन किसी लिमिटेड सेक्टर में नहीं आ रहा था, वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर में आ रहा था। वो एग्जाम्पल दिए हुए देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई, शुगर, वनस्पति एक्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। इसके अलावा कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, मशीन बिल्डिंग, हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, हैवी केमिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेक्टर तक नहीं रह गया हमारा डेवलपमेंट, हम लोग अलग अलग सेक्टर, वेराइटी ऑफ सेक्टर्स में डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में। आगे, इंक्रीज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी। अब जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन पहले सिर्फ एग्रीकल्चर करता था, क्योंकि इंडिया पहले एग्रेरियन नेशन था, अभी भी एग्रेरियन नेशन है, लेकिन अब पूरी तरह से डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नहीं थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया जीडीपी में। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर, उसके बाद कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद करता है एग्रीकल्चर। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा करता था एग्रीकल्चर, दैट इज 1950-60s की बात कर रहा हूँ मैं। तब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर करता था इंडस्ट्री, और लास्ट में आता सर्विस सेक्टर। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो पूरा उल्टा हो चुका है। क्लियर? आगे देखेंगे तो आपको क्या प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर। अब देखिए, ऐसा है कि इंडिया आज की डेट में लेबोरेटरी बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन इंडिया कगार पे है कि अब चाइना को रिप्लेस करके पूरे वर्ल्ड की लेबोरेटरी कौन बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा। जब इंडिया एक लेबोरेटरी बन जाएगा, और ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि इंडिया इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो है, दिमाग से हम लोग से ज़्यादा तेज कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, हम लोग इंटेलेक्चुअली बहुत आगे हैं। इसलिए आप देखते हैं सारे के CEO, CFOs बड़ी बड़ी कंपनी के, वो सब इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वही बताया कि फ्यूचर में भी प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर ग्रोथ भी इंडिया का बहुत अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो इंडस्ट्रीज डेवलप यहीं पे होगी ना। प्लस हमारे देश को बहुत बड़ा एक बोन है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कभी कभी बोन भी होता है और कभी कभी श्राप भी होता है। लेकिन फिलहाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तो ये बोन है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत इजी या चीप लेबर मिल जाता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में आती है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आती है कि इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप करें। क्यों? क्योंकि ईजी लेबर या सस्ता लेबर यहाँ पे मिल जाता है। तो फ्यूचर में भी प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है कि फ्यूचर में भी इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है। रूरल इंडिया हैज़ बीन फाउंड अहेड ऑफ अर्बन इंडिया। अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में रूरल इंडिया हमेशा आगे रहने वाला है एज कम्पेयर टू अर्बन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप ही रूरल एरिया में होती है। अर्बन एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, दैट इज रेजिडेंशियल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट कभी परमिशन नहीं देती कि आप अर्बन एरिया में क्या चालू करें, इंडस्ट्रीज चालू करें, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती है वो रूरल एरिया में होती है। इसलिए बोला गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैटर में रूरल इंडिया तो इंडिया अर्बन इंडिया से भी आगे है। तो ऑफकोर्स आगे होगा, क्योंकि डेवलपमेंट वहीं पर हो रहा है। यहाँ पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है अर्बन एरिया में। ये थे आपके पॉजिटिव फीचर्स। क्या थे? पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव फीचर्स की। नेगेटिव फीचर्स भी ऐसे ही होते हैं। देखिए, हम लोग पॉजिटिव फीचर में अभी बोल रहे थे कि हाँ सब ये अच्छा हो गया, ये बढ़ गया, जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, ये हो गया। लेकिन नेगेटिव फीचर में क्या बोलेंगे, जितना सोचा था उतना नहीं बढ़ा। कहने का मतलब बढ़ा तो सही, डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन मेरी उम्मीद जितनी थी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हमेशा देश से ज़्यादा की जाती है, लेकिन जब हम लोग एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते तो वो नेगेटिव फीचर बन जाता है। तो पहला पॉइंट वो लिखा है, गैप्स बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट, कि हमने टारगेट तो बहुत हाई रखे थे अपने लिए, लेकिन अचीवमेंट्स उतना हम लोग कर नहीं पाए। दूसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज बीन कंसिस्टेंट। क्या? हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, माना कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत हुआ था, कभी 8% हो गया, कभी 10% भी हो गया, लेकिन
अगली बार 4% भी हो जाता है, कभी 3% भी होता है पर एनम, कभी 8% भी होता है, कभी 3% भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, आप भले ऐसा बोलो कि इस साल तो डेवलपमेंट 8% हो गया, 9% हो गया, अगले साल अगर 3% होता है, एवरेज अगर मैं निकालूंगा 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, तो 6% ही रह जाता है। तो इवन दो हम लोग सोच रहे थे कि 9% का ग्रोथ रेट मिला, लेकिन असली में अगर 2 साल का एवरेज निकाला तो इट बिकम्स 3%। तो वही बोला है कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे देश, हमारी ग्रोथ रेट तो हो रही है लेकिन देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी, कि कोई भी चीज़ की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, चाहे व्लॉगिंग हो, चाहे क्रिकेट की प्रैक्टिस हो, कोई भी चीज़। सबसे महान क्रिकेटर विराट कोहली को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है अपने रन बनाने में। ऐसा नहीं है कि सबसे फास्ट स्ट्राइक रेट उसकी होती है, ऐसा नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली रन बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सबसे अच्छा क्रिकेटर है वो। तो कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है वो बताया जा रहा है। तो हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, हो तो रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा, एक रेट स्पेसिफाइड नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, विच इज़ नॉट गुड। तीसरा अगर आप देखेंगे तो लिटिल इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, के ये ना कौन सा, इसको एक स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। के जनरली इन्फ्लेशन कब आता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप चाहोगे तो एम्प्लॉयमेंट अगर आप बढ़ाना चाहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ाओ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो हमारे देश में वही हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, भले इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को काम तो अभी भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपने नई इंडस्ट्री चालू की लेकिन वहाँ पे तो रोबोटिक आर्म या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने यूज़ किया, तो वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर इंसानों की ज़रूरत नहीं है तो इंसानों को काम कैसे मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो वो खुश नहीं रहेंगे, वो गलत काम करेंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे देश में, जो अच्छी बात नहीं होती। तो ज़रूरी है कि सबके पास काम हो। अगर सबके पास काम है तो टेररिज्म हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर टेररिस्ट या जिसका माइंड वॉश होता है उनके पास काम नहीं होता, इसकी वजह से उन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास काम नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो मेरा ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं बिजी हूं तो मेरे को कोई ब्रेन वॉश कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं अपने काम में ही। तो जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, जो बढ़ नहीं रही, कि भले ही इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को काम मिलना चाहिए, यूथ को काम मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो वही बोला है, लिटिल इंपैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इतना सब होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट पे कुछ खास असर पड़ नहीं रहा। एंड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, और कुछ एरियाज में ही वर्कफोर्स जा रही है, बाकी के एरिया में जाती नहीं है। चौथा देखेंगे तो अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। मैंने आपको बताया था 1991 से पहले तो हमारे पब्लिक सेक्टर कोई काम ही नहीं करते थे, उनको पता है कोई कंपटीशन है नहीं, करो कि नहीं करो काम उनको ही मिलना था। इसलिए 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा आलसी हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में पब्लिक सेक्टर ने भी काम करना शुरू कर दिया है, उनकी परफॉर्मेंस ही ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो ही रही है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पीट करने के लिए ही सही, पर पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमिक दैट इज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे देखेंगे तो आपको एक अंडर यूटिलाइज ऑफ इंडस्ट्री। अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि देश के इंडस्ट्रीज़ में कैपेसिटी नहीं है। हमारे देश में जितना पोटेंशियल है, शायद ही पूरे वर्ल्ड में किसी देश में इतना पोटेंशियल होगा जितना इंडियंस में है। तो पोटेंशियलिटी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास है बहुत कुछ, लेकिन जो नहीं है हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। लाइफ में जो आपके पास है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो जो नहीं है उसका एहसास कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे देश में भी ऐसे ही है, लोगों के पास जो है उसके पास उनको खुशी या सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो उनके पास नहीं है उनके लिए वो रोते रहते हैं। कहने का मतलब आपको अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो दैट इज अंडर यूटिलाइज। हमारे इंडिया में इतने रिसोर्सेज है जिसकी कोई लिमिट नहीं। वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं बनी जिसमें इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज हो। तो इंडिया में दुनिया भर के रिसोर्सेज है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। हम लोग रिसोर्सेज की कदर करना नहीं जानते। जो हमारे पास ज़्यादा होता है हम उसकी कदर नहीं करते। हम लोग पानी की कदर नहीं करते, हम लोग अनाज की कदर नहीं करते, हम लोग सफाई की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ ज़्यादा होती है हम कदर नहीं करते, लोगों की कदर नहीं करते, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जो हमारी कदर करते हैं, हम उनकी कदर करें। जो एक आध पर्सन हमारी कदर नहीं करता उनके पीछे दौड़ते ना रहें। अपने रिसोर्सेज को बराबर से यूज़ करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो किसी भी लाइफ की स्टोरी हो। सिंपल है। आगे पढ़ेंगे तो दिखेगा रीजनल इम्बेलेंस। हमारे देश में हो क्या रहा है, कुछ रीजन्स तो बहुत डेवलप हो गए, कुछ रीजन्स बहुत ही अंडर डेवलप रह गए हैं। हमारे यहाँ पे बिहार जैसा स्टेट भी है जिसके अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र जैसा स्टेट भी है जिसमें मुंबई है जो वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट सिटी भी होता है। तो इसका मतलब कुछ
इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ सिटीज़ बहुत फास्ट डेवलप हो रही है, सूरत जैसी, कुछ सिटीज़ बहुत स्लो डेवलप हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनल बैलेंस होना ज़रूरी है कि हाँ भाई एक कंसिस्टेंट स्पीड तो कम से कम होनी चाहिए। किसी में थोड़ी ज़्यादा का कम होगी चलेगा, लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसकी वजह से जब हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती है तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज लॉसेस में जाएंगी। इंडस्ट्रीज जब लॉसेस में जाती है तो बंद हो जाती है, उसको इंडस्ट्रियल सिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सिकनेस। क्योंकि एक इंडस्ट्री बंद होती है तो बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगा तो देश की खराबी होगी। कहने का मतलब क्या है, कभी भी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री अगर चलती रहेगी तो हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती रहेगी। ऑफकोर्स उसके लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा कैसे हम लोग इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबल रख सकें। लास्ट में एलीट ओरिएंटेड कंजम्पशन। अब ये सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंजम्पशन पैटर्न भी बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बेसिक नेसेसिटी से पहले थोड़ी सी लग्जरी को ओन करना चाहते हैं। अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो आप कार अफोर्ड या कार खरीदेंगे नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है। आप पहले कार खरीदते हैं, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान की चिंता करते हैं, क्योंकि आपको शो ऑफ भी करना होता है। तो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बेसिक नहीं रह गया है, वो एलीट हो गया है। एलीट मतलब थोड़ा लग्जरीज हो गया है। तो लग्जरीज नहीं होना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा लग्जरी होता है उतनी ज़्यादा डिमांड भी होती है पैसों की, जो कल्टीवेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो जरूरी है कि हम लोग उसी में कंटेन करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। जितना हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने चॉइसेस देखें, चॉइसेस के हिसाब से रिक्वायरमेंट ना देखें। क्लियर है? एनवायरमेंटल कॉस्ट और लास्ट में आ जाता है। ये सब करने से हमने माना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वजह से ही एनवायरमेंटल सफ़र करता है। एनवायरमेंट सफ़र करता है मतलब दुनिया भर का पोल्यूशन होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे हमारे आइज़ में इरिटेशन हो रहा है बहुत धुएं की वजह से। ये सब का कारण सिर्फ एक ही है, वो है हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतना एग्रीकल्चर लैंड भी ख़त्म होता जाएगा। उतना जो ऑलरेडी डेवलप लैंड है जो हेल्प करता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा और पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और दुनिया भर की गर्मी भी साथ साथ में बढ़ेगी। तो बोला एनवायरमेंटल कॉस्ट के, अभी भी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। किसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। कि ये इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के चक्कर में हम लोग कई बार एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। क्लियर है? तो ये लिखा था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम में, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों में से एक तो आने वाला ही है। क्वेश्चन है पॉजिटिव या नेगेटिव फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पॉलिसी और ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। मुझे उम्मीद है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, उसके पॉजिटिव फीचर्स और नेगेटिव फीचर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपको कल एग्जाम में काम आएंगे या आने वाली कोई भी एग्जाम में काम आएंगे या आपके नॉलेज के लिए काम आएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।